नमस्कार साथियों, देव एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। औसत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि एक अनुमानित जो औसत है वो कैसे निकाला जाता है। अनुमानित औसत कैसे निकाला जाता है। पिछली कक्षा में हमने बात की थी इससे कि जो फॉर्मूले से औसत कैसे निकालेंगे, तो हमने उसके तीन तरीके देखे थे। एक तो था राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, दूसरा था हमारा प्रथम पद प्लस अंतिम पद और दो पद है तो डिवाइड बाई 2, तीसरा था दो भागों में डिवाइड करना है, दो भागों में डिवाइड करना है। यह तो हमने चर्चा कर ली थी। यह कब लागू होगा? जब हमें कोई भी संख्या क्रमबद्ध रूप में दी गई हो, यानी कि गिनती के क्रम में हो सकती है, सम संख्या हो सकती है, विषम संख्या हो सकती है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि अभाज्य संख्या एक गिनती के क्रम में नहीं है। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर निकालना हो, सबसे बड़ा और छोटे का अंतर, तो उसके लिए क्या किया था, जो हमारा औसत है, जो हमारा औसत दिया गया है, उसमें से क्या करते थे, n-1, यानी जो संख्या थी उसमें से -1, अगर बड़ा पता करना हो तो +1 कर देंगे और छोटा पता करना हो तो -1 कर देंगे। जब सम संख्या और विषम संख्या हो तो इंटू 2 कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा और सबसे छोटे का अंतर आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं अनुमान से कैसे निकालते हैं। तो अनुमान से निकालने के लिए संख्या लेते हैं, जैसे कि हमें संख्या दी गई है, इस प्रकार से मान लीजिए हमें कोई संख्या दी गई है। अब उसका औसत कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि राशियों का योग और राशियों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। अगर ऐसा नहीं करें, अगर डायरेक्ट हमारे पास ऑप्शन से निकालना हो तो कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन इनमें से कोई एक बीच का देगा, इनमें से कोई एक बीच का देगा। मान लीजिए कि हमने 69 ऑप्शन में है और 69 हमने ऑप्शन को करेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए 69, अगर औसत 69 है तो यहाँ पे भी 69 होना चाहिए, यहाँ पे भी 69 होना चाहिए, यहाँ पे भी 69, यहाँ पे भी 69 और 69। क्यों होना चाहिए? कि औसत का मतलब ही है कि मध्य का पद, यानी सब में सबको मिलाकर 69 होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 63, यानी -6 कम, यहाँ -6 कम हो गया, यहाँ -1 कम हो गया, यहाँ +4 हो गया, यहां +9 हो गया और यहां +1 हो गया। देखिए यहाँ 3 जगह तो ज्यादा है और 2 जगह कम है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर 0 कर देंगे। 0 करने के लिए क्या करेंगे, -1 से +1 कट गया, -6 से +9 में से निकालेंगे तो यहाँ पे +3 बच जाएगा, तो 4 और 3 7 बच गए हमारे पास। अब 7 को एडजस्ट करना है, एडजस्ट कैसे करेंगे, डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 और 4, तो ये 1 और 4 हमारे पास प्लस में है, तो 69 में 1 और 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70.4। अगर हम इसे ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास 70.4 आएगा। तो इस प्रकार से हम कोई बड़ी संख्या दी गई है यहाँ पे, तो उनमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अनुमान आधार पर हम भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, कुछ नई बात करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए कि हमारे पास इस प्रकार से कोई संख्या दे दी जाए, ये गिनती के क्रम में, ये सम संख्या के रूप में, ये विषम संख्या के रूप में, या किसी भी क्रम में हो। संख्या किसी भी क्रम में हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सम संख्या के रूप में हो, क्रमबद्ध रूप में हो, अलग अलग भी हो सकती है। लेकिन मान लीजिए कि हमें कहा जाए कि प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़नी है, जैसे मान लीजिए कि इसका औसत 4 है, इसका औसत 4 है, इसका औसत 4 हो गया क्योंकि बीच का पद हो गया।
अब हमें कहा जाए कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए, इस पहले क्वेश्चन में यह बोल दिया जाए कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में दो जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नया औसत 6। क्या हो जाएगा, नया औसत। तो हमें प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हमें यह बोला जाए कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो हम क्या करेंगे, औसत में डायरेक्ट 2 जोड़ देंगे तो क्या औसत हो जाएगा हमारा, नया औसत 6। ऐसे भी 6 हो रहा है, अगर इन्हें काउंट करेंगे तो भी 6 होगा। इसी प्रकार इसमें बोल दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 6 संख्या यहाँ पे, अब बोल दिया जाए कि प्रत्येक संख्या में 1 घटाना है, प्रत्येक संख्या से क्या घटाना है, 1 घटाना है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या से 1 घटाएंगे। अब इस प्रकार से घटाएंगे तो हमारे पास टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि इन दोनों का जो औसत होगा 7, 7 से घटाएंगे तो क्या आएगा, 6। अब देखिए यहाँ पे 1 घटाने जाएंगे तो 1, 3, 5, 7, 9 और 11, तो इनको जोड़ेंगे, जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6। तो इससे अच्छा डायरेक्ट औसत से घटाना है तो औसत से डायरेक्ट घटा देंगे 1। औसत क्या होगा इनका, 7, 7 माइनस 1, 6। तो डायरेक्ट यही आंसर आ रहा है हमारा। जब भी बोला जाए कि प्रत्येक संख्या से घटाना है, प्रत्येक संख्या में जोड़ना है, प्रत्येक संख्या से गुणा करना है, प्रत्येक संख्या से भाग देना है, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट औसत में जोड़ देंगे, औसत से घटा देंगे, औसत से गुणा कर लेंगे, औसत से भाग कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं प्रत्येक संख्या से संबंधित। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की जो हमारे घटाने से, जोड़ने से, गुणा से, भाग करने से संबंधित है। प्रश्न में बोला गया है 13 संख्याओं का औसत 24 है। कोई भी मान लीजिए 13 संख्या है, उनका औसत क्या है, 24। प्रत्येक संख्या को 3 से भाजित करने पर नया औसत क्या होगा। तो जब भी क्वेश्चन में यह बोला जाए कि प्रत्येक संख्या को प्रत्येक संख्या में जोड़ना है, चाहे घटाना है, चाहे गुणा करना है, चाहे भाग करना है, तो क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट औसत में परिवर्तन करेंगे। तो क्या दिया गया, औसत, और करना है क्या है, भाजित। तो किससे करना है, 3 से, ये हो गया 8। तो हमारा जो नया औसत होगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, जब भी प्रत्येक का बोला जाए, केवल एक संख्या नहीं, प्रत्येक का बोला जाए। एक तो लिखा होता है प्रत्येक, एक लिखा होता है एक संख्या से। तो प्रत्येक में तो क्या होता है, जितनी भी संख्या है उनमें से घटाना या जोड़ना, भाग करना, गुणा करना होता है। लेकिन एक संख्या से, मान लीजिए कोई भी एक संख्या, उससे घटाना होता है, तब हम क्या करते हैं, औसत से परिवर्तन नहीं करते हैं। बाद में बताया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 15 है। मान लीजिए कोई भी 8 संख्या है, उनका औसत 15 है। प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर नया औसत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, औसत से 2 घटा देंगे तो हमारे पास नया औसत क्या होगा, 13 होगा। 10 सदस्यों की आयु का औसत 35 है। 10 सदस्यों की आयु का औसत क्या है, 35। प्रत्येक की आयु से 5 वर्ष घटाने पर, घटाना है तो 35 में से 5 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नया औसत 30 हो जाएगा। अब इसे किसी दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। पहले 8 संख्याओं का औसत निकालेंगे, प्रत्येक में से 2-2 घटाएंगे, यानी 8 संख्या से कितने घटाएंगे, 2 घटाएंगे। तो कितने घटेंगे, 8 × 2 यानी 16 नंबर घट जाएंगे। प्रत्येक से 2 घटा रहे, 8 × 2 16 संख्या घट जाएगी। और पूरा टोटल का योग कितना होता है, 15 × 8 120। तो 120 से जब हम 16 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 13। तो 13 को जब 104 को 13 से वापस डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वापस 13 आ जाएंगे आंसर। तो यहां पर भी 13 आंसर थे। ध्यान रखना है, प्रत्येक से भी घटा सकते हैं। अगर प्रत्येक से ना घटाए तो क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या से 2 घटाना। कितनी संख्या है, 8। 8 संख्या से 2 घटाए, कितने हो गए, 16। तो 16 घटाना है, किसमें से घटाना है, टोटल संख्या में से घटाना है। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 8 × 15, 15 × 8 120। 120 से हमने क्या घटाना है, 16 घटाना है। 16 घटा दिए तो हमारे पास क्या बची, 104। अब संख्या से डिवाइड करेंगे, राशियों का योग आ गया, राशियों की संख्या से डिवाइड करेंगे तो वापस 13, वही का वही आंसर आ जाएगा। 2 तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट वे से, एक प्रॉपर वे से। अब बात करते हैं हम कि जब संख्या ना देकर अल्फाबेट में कोई क्वेश्चन दिया जाए, कि जब संख्या ना देकर अल्फाबेट में क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे हल करेंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पटवार 2016 में पूछे गए हैं।
उसमें संख्या ना देकर अल्फाबेट दिए गए थे। जैसे मान लीजिए हमें कोई अल्फाबेट दे दिया जाए, मान लीजिए कि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, इस प्रकार का सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पटवार 2016 में आपको मिल जाएगा। हो सकता है अल्फाबेट चेंज हो, लेकिन जो फॉर्मेट था वो इसी प्रकार का था। तो प्रश्न में क्या कहा गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई का औसत। तो हमें पता नहीं है संख्या क्या है, तो हम कोई भी संख्या मान सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक क्रमबद्ध रूप में है, पता चल रहा है एबीसीडी तो आती होगी सभी को, पता चल रहा है कि ये क्रमबद्ध रूप में है। तो कुछ नहीं करना, जब भी क्रमबद्ध रूप में हो तो दो भागों में बांटना है आपको। औसत क्या हो गया, ई। औसत क्या हो गया, ई। मध्य पद हमारा औसत होता है, औसत का मतलब ही है मध्य पद। तो जब भी कोई क्रमबद्ध रूप में हो, जब भी कोई क्रमबद्ध रूप में हो तो हमें क्या करना है, मध्य पद का पता होना चाहिए। यहां पे मध्य पद ये आ गया, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका औसत ये हो गया, एम एन ओ पी क्यू, ये भी क्रमबद्ध रूप में है। एम एन ओ पी क्यू, तो हम क्या करेंगे, दो टुकड़ों में बांटेंगे। ये दो टुकड़ों में बांट दिया। मध्य पद क्या है, ओ, तो इसका औसत भी क्या हो गया, ओ। अब हमें पूछा है इन दोनों के औसत से बना नया औसत। पहले का औसत क्या था, ई, दूसरे का औसत क्या है, ओ, दोनों का औसत बना देंगे तो ये हमारा जो क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन और था, उसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं कि अल्फाबेट से संबंधित और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें बताया गया दो संख्याओं का औसत m है, यानी हमें औसत दिया गया है। कोई भी मान लीजिए दो संख्या ही है, कोई भी दो संख्या है, उनका औसत दिया गया है m। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो दो में से एक संख्या n है, यानी एक संख्या तो n है। अब दूसरी का पता नहीं, मान लीजिए दूसरी मान ली हमने x है। तो दो संख्याओं का योग बटा उनकी जो संख्या दी गई है उनका योग बटा नीचे जो संख्या होगी, कितनी संख्या, एक और दो, तो दो से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या है, औसत। तो प्रश्न में क्या कहा गया, दो संख्याओं का औसत m है। दो में से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या माना कि x है, आप एक भी मान सकते हो, माना कि दूसरी संख्या एक है। अब इस एक की वैल्यू निकालना है हमें, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n+1 बराबर m2m। हमें क्या करना है, एक की वैल्यू निकालना है। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक को इस तरफ रखेंगे, बाकी का जो है इधर पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। तो जब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे तब पक्षांतर किया जाता है, प्लस का चिन्ह माइनस हो जाता है, माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाता है, गुणा का चिन्ह भाग में चला जाता है, भाग का चिन्ह गुणा में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, 2m माइनस n कर देंगे। तो जो हमारा एक की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2m-1। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि जब अल्फाबेट से संबंधित कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो कोई एक संख्या या दो संख्या हमारे मन से हमें मान लेनी है। अगर संख्या की जगह गिनती की वैल्यू अगर क्रमबद्ध रूप में हो तो 1 2 3 भी मान सकते हैं। यह तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे कुछ एडवांस की ओर चलते हैं। मान लीजिए कि 50 सदस्यों की औसत आय 100 रुपए है तथा अन्य 40 सदस्यों की औसत आय 60 रुपए है, तो कुल औसत आय कितनी होगी।
इस प्रकार से मान लीजिए कोई इस प्रकार से क्वेश्चन है कि 50 सदस्य है, किसी भी घर में 50 सदस्य है या किसी भी कंपनी में है, किसी भी फर्म में हो सकते हैं, तो 50 सदस्य की तो औसत आय 100 रुपए है, मतलब कि प्रत्येक सदस्य कम से कम 100 रुपए तो कमा रही है। टोटल देखिए तो यानी प्रत्येक की एवरेज वैल्यू आएगी 100 रुपए, यानी 50 में से एक जना 100 रुपए कमा रहा है, तो टोटल कितने कमा रहे हैं, ये 5,000 रुपए कमा रहे हैं। 50 सदस्य टोटल कितने कमा रहे हैं, 5,000 रुपए कमा रहे हैं। कोई 60 भी कमा सकता है, कोई 100 भी कमा सकता है, कोई 150 भी कमा सकता है, लेकिन टोटल कितने आएंगे, 5,000 आएंगे। तथा अन्य 40 सदस्यों की औसत आय 60 रुपए। तो मान लीजिए कोई अन्य 40 है जो कम कमा रहे होंगे, तो उनकी औसत कितनी है, 60 आ रही है, तो टोटल कितने रुपए कमा रहे हैं, 400 रुपए कमा रहे हैं। 40 और 40 सदस्य मिलकर 60 रुपए कमा रहे हैं। तो हमें पूछा गया है कि औसत आय कितनी होगी, यानी कि सभी के सभी मिल, यानी 50 तो ये और 40 ये, तो सभी के सभी कितने रुपए कमाएंगे। तो टोटल सदस्य हो गए 90, टोटल आय हो गई हमारे पास 5,000 और 2400, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7400 रुपए हो गए। तो जब डिवाइड करेंगे 9 से 90 से, तो हमारे पास आय आ जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगी 82 सही 2/9। ये 2/9 कैसे है, ये तो आपको पता होगा, 9 8 72 बचे 20, 9 दूनी 18 बचे 2, 2/9, तो 82 सही 2/9 हमारे पास नया औसत आ जाएगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति की बात करें, जब 90 में से बात करें तो 82 सही 2/9 आ जाएंगे। अब आप सोचोगे साथियों कि इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी वे से कर सकते हैं, नहीं, मैं कहूंगा दूसरे वे से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। देखिए एक तरीका और है, पहले क्या करेंगे, 50 सदस्यों की आय को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें क्या करेंगे, इस 40 को 60 से ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय टोटल सदस्य 90, इस प्रकार से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया अनुमान से। 50 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया 5,000, 40 को 60 से मल्टीप्लाई किया 2400, इधर भी देख लो 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 आएंगे, 40 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 90, वही हमारे पास आंसर आ जाएगा 82 सही 2/9। इसके अलावा और तरीका है 2xy बटा x प्लस y, यानी कि जितने हमने पैसे है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जितने हमारे पास राशि है उसको ऐड करके डिवाइड करना है। जब औसत चाल निकालते हैं उसी तरह करना है। तो हम क्या करेंगे, वही हमारे पास जो कैलकुलेशन है वही की वही कैलकुलेशन करना है, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है कि औसत सही होना चाहिए। मतलब 50 सदस्यों की औसत आय 100 है, तो हम क्या करेंगे, 5,000 हो गया, 40 का 60 से मल्टीप्लाई 2400 हो गया, डिवाइड बाय कुल संख्या। अब संख्या देखिए यहाँ पे x और y दोनों की संख्या आ जाएगी, क्या संख्या हो जाएगी, 90। ऊपर क्या होगा, x कितना है हमारा 50, y कितना है 40, तो ये हो जाएगा, जब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2xy बटा x प्लस y। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये लागू कहां होगा, जब ये कोई नियम है, हमारे पास कोई फॉर्मूला है 2xy बटा x प्लस y, ये लागू कहां होता है, देखना है कि जब हमें बोला जाए कि जो संख्याओं का औसत है वो कुछ औसत है, कि कोई संख्या दी गई है उसका कुछ औसत है। अब यहाँ पे ये जो औसत है वही उसे वापस संख्या बना के इस संख्या को औसत बना दिया जाए। कैसे, मान लीजिए कि 50 सदस्यों की औसत आय 100 रुपये है, तथा अन्य, अब यहां बोल दिया जाए अन्य 100 सदस्यों की औसत आय 50 रुपए, यानी कि यही क्रम वापस विपरीत क्रम में, व्युत क्रम में वापस इसका स्टार्ट हो जाए, तो हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, वरना यही फॉर्मूला रखना है। जैसे कि आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन हो गया हमारा पास। अब आगे बात करते हैं कि जैसे यहां बोल दिया जाए कि 50 सदस्यों की औसत आय 100 रुपए है, तथा अन्य 100 सदस्यों की औसत आय 50 रुपए, यानी जो संख्या और औसत का क्रम वापस विपरीत हो गया। जब संख्या और औसत का क्रम वापस विपरीत हो जाए तब क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है इन दो का
मल्टीपल और इन दो का मल्टीपल। तो ये क्या हो गया हमारे पास 5000, इनका भी 5000 डिवाइड बाई कुल संख्या। तो 50 और 100 150 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास 10,000 डिवाइड बाई 150, 0 से 0 0.66 आ जाएगा हमारे पास। अब इस फॉर्मूले से कैसे करेंगे? तो वही फॉर्मूला 2 इंटू 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 150। 2 इंटू 50 यानी x पहली संख्या, y दूसरी संख्या। पहली संख्या 50, दूसरी संख्या 100। तो x प्लस 50 150। 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो टोटल क्या हो गया हमारे पास? ये 10,000 डिवाइड बाई 150। तो वही का वही फॉर्मूला यहाँ पे काम में आ रहा है हमारे पास। तो हम किसी भी क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से करना सीख रहे हैं। एक तो पहले प्रॉपर वे से करेंगे, दूसरा अनुमान विधि से करेंगे, तीसरा ये फॉर्मूला 2xy बटा x प्लस वाई। ये कहां लागू होगा? ध्यान रखना है कहां लागू होगा? जब पहली संख्या का औसत दूसरी संख्या बन जाए, पहली संख्या का औसत दूसरी बार में संख्या बन जाए, तभी हमारे पास ये 2xy बटा x प्लस वाई लागू होगा, वरना ये लागू नहीं होगा। ये लागू कहां होता है? जब हम पढ़ेंगे समय, दूरी और चाल जब पढ़ेंगे तब हमारे पास ये नियम लागू होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये नियम कई बार लागू भी होता है, कई बार लागू नहीं होता है। लागू कहां होगा? जब पहली संख्या औसत बने, औसत बनने के बाद वापस वही संख्या बन जाए, तब हमारे पास ये लागू होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की। अब बात करते हैं आयु पर आधारित जब औसत पूछा जाता है। साथियों, आयु पर आधारित औसत किस प्रकार से पूछा जाता है? जैसे किसी दो व्यक्तियों की आयु दे दी जाए, माता पिता की आयु दे दी जाए, परिवार की आयु दे दी जाए, एक समूह की आयु दे दी जाए, और उसके बाद में सदस्यों की कमी या अधिकता के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ध्यान रखना है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं। अब उनमें से माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है तथा उनके पुत्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु क्या होगी? मान लीजिए कि इस प्रकार से हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आयु से संबंधित। जब भी आयु से संबंधित पूछा जाएगा तो हमें इस प्रकार के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमें कहा गया है कि एक परिवार में 5 सदस्य, यानी कि जो सदस्यों की संख्या है 5 है, तो संख्या बराबर हमें 5 रखना है। अब माता पिता की औसत आयु दी गई है 35 वर्ष, लेकिन यह पता नहीं है कि माता की कितनी है, पिता की कितनी है। फिर आगे बताया गया उनके पुत्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। अब यह पता नहीं है कि किस पुत्र की, यानी 3 पुत्र है, किस पुत्र की आयु कितनी है, लेकिन तीनों का टोटल किया जाए तो जो औसत बनेगा वो 10 वर्ष बनेगा। तो परिवार की औसत आयु क्या होगी? तो हमें टोटल आयु ही नहीं पता, तो परिवार की औसत आयु कैसे निकालेंगे? संख्या तो पता है लेकिन टोटल आयु पता नहीं है, तो टोटल आयु निकालेंगे पहले। तो पहले माता पिता की निकालते हैं, पेरेंट्स की निकाल दें। माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, यानी टोटल आयु 70 वर्ष हो जाएगी। तो पेरेंट्स की आयु 70 वर्ष हो जाएगी। कैसे हुई? कि मान लीजिए कि औसत है, इसका मतलब माता की भी 35 होगी और पिता की भी 35 होगी। अब 35 से कम भी हो सकती है माता की, पिता की 35 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जब दोनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 70 ही आएगा। तो हमें केवल पेरेंट्स का पता करना है, माता पिता का नहीं बोला गया, केवल पेरेंट्स का पता करेंगे तो क्या हो जाएगा? 70 वर्ष। इसी प्रकार उनके पुत्रों की बात करें तो 3 पुत्र है और प्रत्येक की 10 वर्ष है, यानी कि किसी पुत्र की 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, किसी की 7 भी हो सकती है, लेकिन जब तीनों का टोटल करेंगे तो क्या होगा? 10 इंटू 3 यानी 30 वर्ष हो जाएगी। तो हमारे पास टोटल जो आयु होगी वो हो जाएगी 100 वर्ष,
और संख्या है हमारे पास 5, तो जब 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 वर्ष हो जाएगी। तो हमारे पास इस प्रकार से पता चल गया है कि जो परिवार के सदस्यों की औसत आयु होगी वो 20 वर्ष होगी। अब हम बात करते हैं जो पिछली कक्षाओं में आयु से संबंधित क्वेश्चन है उनकी चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले की बात है कि किसी पति पत्नी की शादी हुई थी और उनकी औसत आयु 34 वर्ष है। अब आप ये मत सोच रहे कि 34 वर्ष में किसकी शादी होती है, आजकल जमाना ऐसा ही है, शादी हो जाती है किसी भी उम्र में। यदि अब उनके बच्चा यानी वर्तमान समय में उनके एक बच्चा भी है, या 1 वर्ष का नहीं है, एक बच्चा भी है, और बच्चे सहित पति पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष है, तो पुत्र की आयु, अब वो पुत्र कितने साल का है यानी कि शादी के कितने वर्ष बाद पुत्र हुआ है और उसकी वर्तमान आयु क्या है वो बताना हमें। तो हमें बताया गया है कि 5 वर्ष पूर्व है यानी 5 साल पहले की बात है, उनकी औसत आयु क्या थी 34 वर्ष। तो दोनों की टोटल आयु करेंगे तो टोटल आयु हो जाएगी, जितना भी औसत है उसको संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो संख्या कितनी है 2, तो उनकी हो जाएगी 68 वर्ष, यानी दोनों की आयु की कैलकुलेशन करेंगे तो 68 वर्ष हो जाएगी। अब लड़की कम वर्ष की भी हो सकती है, 34 से ज्यादा की भी हो सकती है, लड़का भी 34 से कम का और ज्यादा का भी हो सकता है, लेकिन दोनों की टोटल आयु करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी 68 वर्ष। लेकिन जब तीनों की बात करें, जब तीनों की टोटल करें तो 27 वर्ष हो रहा है, यानी कि जब प्रत्येक के हिस्से में 27 आए तो तीनों की औसत आयु हो जाएगी हमारे पास 81 वर्ष। तो क्या करेंगे, वर्तमान में टोटल आयु 81 वर्ष है, 5 साल पहले 68 वर्ष थी, तो हम क्या करेंगे वर्तमान में आएंगे, तो वर्तमान में क्या है 81 वर्ष, क्या हो गई 81 वर्ष। और 5 साल पहले, तो 5 साल पति की आयु और 5 साल पत्नी की आयु, तो डिफरेंस कितने वर्ष का हो गया 10 वर्ष का। तो जो 10 वर्ष की आयु है वो ऐड करेंगे, किसमें ऐड करेंगे, जो पति और पत्नी की आयु है उसमें ऐड करेंगे, तो टोटल आयु हो जाएगी 78 वर्ष। वर्तमान में 3 सदस्यों की आयु 81 वर्ष, वर्तमान में 2 सदस्यों की बात करें तो 78 वर्ष, तो जब 81 से 78 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 वर्ष, जो किसकी आयु होगी पुत्र की आयु होगी। एक बार आपको वापस बता देता हूं कि 5 साल पहले की बात है, यानी पति को भी 5 साल पहले की बात और पत्नी को भी 5 साल पहले की बात करें तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, 10 वर्ष पहले की बात हो रही है ना कि केवल 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष तो पति के हो गए, तो 5 साल तो पत्नी के भी तो बड़े हैं, यानी दोनों के 10 वर्ष बड़े हैं। औसत आयु 34 वर्ष थी, तो टोटल आयु 34 इंटू 2 68 हो गया। फिर 3 की आयु पूछ ली, 3 की आयु बता रखी है 27 वर्ष, तो 27 इंटू 3 81 हो गया। जब 81 से 10 वर्ष ऐड करके 68 में 78 माइनस किया तो 3 वर्ष आया। इस प्रकार से हमारे पास पुत्र की आयु हुई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है ए और बी की आयु, यानी ए और बी की सम्मिलित आयु दी गई है 40 वर्ष। ए और बी की दोनों की आयु की औसत बात करें तो 40 वर्ष है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है। ए और बी की दोनों की औसत आयु 40 वर्ष है। उसी प्रकार बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। सी और ए की औसत आयु 30 वर्ष है। तो हमें अलग अलग बताना है, ए की आयु कितनी है, बी की आयु कितनी है और सी की आयु कितनी है। अब इसको अलग अलग पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबकी वैल्यू पता करनी होगी कि सभी की टोटल आयु कितनी है। तो हम बात करते हैं ए और बी की टोटल आयु की बात करते हैं, टोटल एज। ए और बी की औसत आयु दी गई है 40 वर्ष। तो जब टोटल आयु पता करनी होती है तो क्या करते हैं, औसत इंटू संख्या। जब टोटल आयु पता करनी होती है तो क्या करते हैं, औसत इंटू संख्या। तो संख्या कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 80। उसी प्रकार बी प्लस सी क्या हो जाएगा 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 करेंगे, ये 25 इंटू 2 तो हो गया 50। फिर सी और ए की औसत आयु, सी और ए की औसत आयु को संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल आयु कितनी हो गई 190। अब ये 190 तो हो गई है, लेकिन इसमें देखिए ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, यानी सभी की आयु 2 बार है। तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लिया, 2ab प्लस सी बराबर हो गया 190। यानी हमारे पास 2 बार ए की आयु,
2 बार बी की आयु और 2 बार सी की आयु है, लेकिन हमें तो एक एक बार ही पता करना है, एक बार ए की, एक बार बी की और एक बार सी की आयु पता करना है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, जो दो इधर मल्टीपल में है यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दो इधर मल्टीपल में है इधर लेके आएंगे तो वो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 190 डिवाइड बाय 2 तो हमारे पास आ जाएगा 95। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की आयु आ गई 95। अब हमें पता करना है ए की, तो ए की पता करने के लिए हम क्या करेंगे, बी और सी की जो दोनों की टोटल आयु है उधर लेके जाएंगे। तो बी और सी की टोटल आयु कितनी है, 50। तो जब 50 को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95 माइनस 50, तो हमारे पास आ जाएगा 45। इस प्रकार बी की, तो बी की आयु पता करने के लिए क्या करेंगे, ए और सी की आयु को, ए और सी की टोटल आयु को उधर लेके जाएंगे। तो ए और सी की टोटल आयु कितनी है, 60। तो जब 60 को इधर लेके जाएंगे तो 95 माइनस 60 हो जाएगा, 95 माइनस 60 तो हमारे पास आएगा 35। इसी प्रकार से सी की आयु पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी की जो टोटल आयु है, ए और बी की जो टोटल आयु है 80, इसको उधर लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 95 से 80 गए तो हमारे पास क्या बचेंगे, 15। टोटल देख लो, 45, 35 और 15, तो टोटल आयु हमारे पास क्या आ जाएगी, 45, 35 और 15, 45 और 35, 80 और 15, 95, तो टोटल आयु हो गई 95। तो जब तीनों की पूछे तब भी हमारे पास अवेलेबल है, और जब एक एक की पूछे तो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो इस प्रकार से हमने आज दो तरीके से क्वेश्चनों का हल किया है, एक आयु पर आधारित, दूसरा अनुमानित आधारित, तीसरा जब संख्याओं का एक औसत दिया जाए और दूसरा वही संख्या बन जाए तो उसी आधार पर हमने क्वेश्चनों को हल किया है। तो इस प्रकार से हमने आज आयु पर आधारित क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट कक्षा में हम बात करेंगे, कोई सदस्य आएगा कोई सदस्य चले जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चनों के हल करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।